हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं हमारी वन लाइनर एमसीक्यू की सीरीज जो वो चल रही है, जिसमें हमारी 14 से 15 क्लासें वो हो चुकी हैं। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको चैनल पर वन लाइनर एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप पहले के क्वेश्चन है या वीडियोज है वो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं मल्टी चॉइसेज क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। यानी कोई भी आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन लेवल दे रहे हैं या आईटीआई अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आज के टाइम में सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगे हैं। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक टेक्निकल चैनल और है जिस पर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट जॉब है, इसके अलावा कंपनी रोल, पे रोल, कैंपस प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप की कोई भी रिक्वायरमेंट निकल कर आती है तो उसका वीडियो आपको सबसे पहले उस चैनल पर मिल जाता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो हमारा चैनल है ये थ्योरेटिकल है वो क्लियर करवाता है, यानी कि दोनों ही चैनल आईटीआई स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड चैनल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, नीचे बने चित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है। यानी कि आपको क्या है, ये फिगर दिया हुआ है, इसको देखना है और बताना है कि कौन सा प्लायर है। क्या ये नोज प्लायर है, क्या गैस प्लायर है, क्या एंड कटिंग प्लायर है, या फिर स्लिप जॉइंट या मल्टी ग्रिप प्लायर है। तो कौन सा प्लायर हो जाएगा डियर फ्रेंड। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नोज प्लायर कौन सा होता है। तो नोज प्लायर है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लैट नोज प्लायर होता है, एक राउंड नोज प्लायर होता है। ठीक है, फ्लैट नोज प्लायर का यूज हम जैसे गर्म सीट, चादरें वगैरह, पतली चादरें वगैरह उनको पकड़ने के लिए करते हैं। राउंड नोज प्लायर का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर ग्रिपिंग के लिए कोई जगह ना हो, लेकिन मान लो कि कोई हमारी क्या है, बड़ी सी एक प्लेट है। क्या है, एक बड़ी सी कोई प्लेट है, इसमें दो यहाँ पर पास पास में दो छिद्र किए हुए हैं। तो इन होल के माध्यम से कोई भी पार्ट को पकड़ने के लिए, यानी कि जो हमारा प्लायर है ना उसका क्या हो जाएगा, उसकी जो आगे से नोज है राउंड है दोनों, तो दोनों नोज इसमें आ जाएगी और उसके बाद में उसको ग्रिप कर लेंगे, पकड़ लेंगे। यानी कि इतनी मोटी शीट में तो हमारा प्लायर नहीं आ पा रहा है, लेकिन इसमें दो होल हैं जो पास पास में हैं, तो उनके माध्यम से हम इसको ग्रिपिंग दे सकते हैं। तो वो हमारा राउंड नोज प्लायर होता है। गैस प्लायर होता है तो इससे क्या है, हम बहुत ही एक्यूरेट शुद्धता में क्या है, ग्रिपिंग पावर इसकी अच्छी होती है। ठीक है, गैस प्लायर जो होता है ना वो बीच में से इस प्रकार से खोखला रहता है, साइड में उसमें भी जास बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या करता है, ओनली ग्रिपिंग करता है, तो वो गैस प्लायर हमारा रहता है। इसके अलावा अगर बात करें एंड कटिंग प्लायर, तो एंड कटिंग प्लायर है ये इलेक्ट्रीशियन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है, जहाँ पर वो वायर को छीलने का काम करते हैं। ठीक है, वायर की कटिंग का काम करते हैं, वायर को छीलने का काम करते हैं, तो वो एंड कटिंग प्लायर होता है। लास्ट हमारा स्लिप जॉइंट या मल्टी ग्रिप प्लायर। तो स्लिप जॉइंट या मल्टी ग्रिप प्लायर ये हमारा कौन सा है, स्लिप या मल्टी ग्रिप प्लायर है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए स्लिप जॉइंट प्लायर कैसे है, तो इसमें आपको ये खांचा दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको स्लिप करके इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका है मल्टी ग्रिप प्लायर, यानी कि जैसे जैसे इधर सरकता जाएगा, खिसकता जाएगा, तो इसके बीच का गैप है वो बढ़ता जाएगा, और ये क्या है, अलग अलग साइज के बहुत से पार्टों को, बहुत से नट बोल्ट को, यानी अलग अलग साइज की जॉब्स को ये ग्रिप कर सकता है, पकड़ सकता है। तो इसलिए इसका नाम है मल्टी ग्रिप प्लायर या फिर स्लिप जॉइंट प्लायर के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये स्लिप जॉइंट या मल्टी ग्रिप प्लायर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है, ताप और बिजली का उत्तम सुचालक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर यहाँ पर कौन है, क्या निकिल है, कॉपर, क्रोमियम या फिर एल्यूमिनियम। तो कौन सा हो जाएगा। तो अगर बात करें कि सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है हमारा
सिल्वर कौन होता है? सबसे ज़्यादा हमारा गुड कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी, लेकिन वो ज़्यादा महंगा होता है इसलिए हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। सिल्वर के बाद की बात करें तो बाद में आता है कॉपर। कॉपर का हम यूज़ करते हैं। कॉपर के बाद में हमारा आ जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अगर बात करें तो सबसे पहले हम सिल्वर आता है, सिल्वर के बाद में कॉपर यूज करते हैं, उसके बाद में एल्यूमिनियम का यूज है वो किया जाता है। ये क्या होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि ताप और बिजली के उत्तम सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर द्वारा जब बोर की चेकिंग की जाती है तब पता लगाया जाने वाला दोष कौन सा होता है? यानी कि 3 पॉइंट इनसाइड माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो 3 पॉइंट इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है कि उसमें 3 बॉल्स वगैरह लगी हुई होती है जो क्या बाहर की तरफ निकलती है। तो 3 पॉइंट माइक्रोमीटर द्वारा जब बोर की चेकिंग करते हैं, होल के व्यास को जब हम चेक करते हैं तब पता लगाया जाने वाला डिफेक्ट कौन सा आता है वहाँ पे? तो क्या माइक्रो ज्योमेट्री त्रुटि आती है, या मैक्रो ज्यामितीय एरर आता है, टेम्परेचर एरर आता है, या फिर निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन एरर आता है? तो वहाँ पर कौन सी आती है? तो वहाँ पर माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है उसको शुद्धता में जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पर क्या वो सही चेक नहीं हो पा रही, यानी कि कभी उसका साइज़ कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो होल का साइज़ है वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या एरर आएगी? क्या टेम्परेचर का एरर आएगी? तो होल के अंदर का टेम्परेचर है वो भी सीमित रहता है, हम रूम टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ है उसको चेक करते हैं। निरीक्षण टेम्परेचर इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि थोड़ा सा उसकी दिशा चेंज करके हमें देखना, साइड से कोई चीज़ देखना। तो होल के अंदर तो हम देख ही नहीं पाते हैं, तो निरीक्षण एरर भी नहीं आएगा। तो बच गया कौन सा हमारा? मैक्रो ज्यामितीय एरर। मैक्रो ज्यामितीय एरर क्या होता है? तो मैक्रो ज्यामितीय एरर होता है कि जब हम होल के अंदर डाल रहे हैं माइक्रोमीटर को तो थोड़ा सा उसको बीच में सेंटर में ना लेकर थोड़ा सा साइड में हमारे हाथ से खो जाना, तो वो क्या होता है? मैक्रो ज्यामितीय एरर उससे आ जाता है। उससे क्या है, साइज है ना वो थोड़ा सा कम ज़्यादा वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जो तीनों पॉइंट्स होते हैं ना जो, वो एक साथ बाहर निकलते हैं, बराबर बाहर निकलते हैं तीनों पॉइंट। ये नहीं कि एक पॉइंट ज़्यादा निकलेगा एक कम निकलेगा, नहीं, तीनों पॉइंट्स है वो एक जैसे एक साथ ही बाहर निकलेंगे। उसको फिर बाहर निकालेंगे, उसके बाद उनको चेक करेंगे कि उनका व्यास है वो कितना निकल कर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, कास्ट आयरन की हेक्साइंग के लिए किस कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए? तो मैंने वन लाइनर एमसी जो हमने वन लाइनर एमसीक्यू कर रहे थे वहाँ पर मैंने कास्ट आयरन को बहुत बार आपको क्लियर करवाया, कास्ट आयरन और ब्रास को। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पानी का, सूखी हवा का, मिट्टी का तेल, सोलेबल ऑयल। तो ये चीज़ें हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पानी का यूज़ हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है, वर्कशॉप वगैरह में। शुष्क एयर, सूखी हवा, तो सूखी हवा हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? कास्ट आयरन के साथ में यूज़ करते हैं, वहीं पर ब्रास के साथ में भी यूज करते हैं, क्योंकि उनमें क्या बनते हैं? छोटे छोटे चिप्स बनते हैं, आई शेप्ड के चिप्स बनते हैं, आई शेप के, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में इनमें चिप्स बनते हैं। तो उनको क्या है, हटाने में आसानी रहती है, तो वहाँ पर शुष्क एयर का यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है कि कास्ट आयरन में क्या होता है, कास्ट आयरन में हमारा क्या होता है कि इसमें क्या होती है, कार्बन की परसेंटेज मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। कार्बन की प्रतिशत क्या होती है? ज़्यादा होती है। भंगूर होता है ये, ठीक है। तो इसके साथ में अगर हम जैसे मान लो सोल्यूबल ऑयल, पानी, या फिर मान लो मिट्टी का तेल या कुछ और यूज करेंगे, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि वो दोनों चीज़ें मिलकर वहाँ पर क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड यानी कि आपस में चिपकने लगेगा वो, और आपस में चिपकने लगेगा तो या तो टूल को घिसने लगेगा या फिर वहाँ पर टूल हमारा टूटने का खतरा रहता है। ठीक है, तो कास्ट आयरन का स्पेशली जब हम यूज़ करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं कास्ट आयरन पर, तो वहाँ पर हम शुष्क एयर का यूज है वो करते हैं, यानी कि सूखी हवा का यूज है वो करते हैं। किसके लिए? कास्ट आयरन की हेक्साइंग के लिए। ठीक है, या फिर कोई भी मशीनिंग हो, यहाँ पर ओनली हेक्साइंग दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल
हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम पर कोई भी ऑपरेशन करते हैं, कोई भी मशीनिंग कार्य अगर हम एल्यूमिनियम पर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम मिट्टी के तेल का यूज वो करते हैं। सोल्यूबल ऑयल सभी साधारण कार्यों के लिए, सभी मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए नॉर्मली सोल्यूबल ऑयल यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑयल और पानी है वो मिला हुआ होता है। तो वो कितना होता है, 1:5 के रेशियो में मिला होता है। कई बार यहाँ पर 1:5 ना देके क्या दे देता है, 20:100 दे देता है। 100 20 अनुपात कितना दे देता है, 100 दे देता है। तो आपको कन्फ्यूज है वो नहीं होना है, 1:5 दिया हो या 20:100 दिया हो, दोनों का रेशियो है वो सेम ही है। 20:100 का मतलब भी 1:5 आता है जब इस रेशियो को हम सोल्व करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 0 से 25 मिलीमीटर वाले डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग खाली स्थान पर की जाती है। 0 से 25 मिलीमीटर वाला डेप्थ माइक्रोमीटर है, यानी कि उसकी गहराई चेक करने वाला माइक्रोमीटर है, उसकी हम जीरो सेटिंग करनी है। तो जीरो सेटिंग उसकी कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन जब हम किए थे तो मैंने आपको फिगर बनाकर भी इसको क्लियर किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट टेस्ट पीस के माध्यम से, सेंटिंग रिंग के माध्यम से, सरफेस प्लेट के माध्यम से, या फिर स्ट्रेट एज के द्वारा। तो किसके माध्यम से इनको करेंगे, क्या टेस्ट पीस के द्वारा करेंगे, सेटिंग एज के द्वारा करेंगे, और सेटिंग रिंग के द्वारा करेंगे, या फिर सरफेस प्लेट पर करेंगे, या फिर स्ट्रेट एज पर करेंगे। तो टेस्ट पीस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, टेस्ट पीस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर पर हम साइज को चेक करने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं, टेस्ट पीस का यूज़ करते हैं। सेटिंग रिंग की कहाँ यूज़ करते हैं, तो सेटिंग रिंग का हम यूज़ करते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर जहाँ पर यूज़ करते हैं उसके लिए। स्ट्रेट एज की बात करें, स्ट्रेट एज का यूज़ हम करते हैं कोई भी हमारा पार्ट्स वगैरह है, जो वगैरह है, उसको एक निश्चित हाइट तक समांतर ऊंचाई तक उठाना, यानी कि सरफेस के समांतर उसको कोई निश्चित हाइट तक उठाना, या फिर उसके कोई भी चीज़ की स्ट्रेटनेस है उसके द्वारा चेक करना। और लास्ट हमारा आता है सरफेस प्लेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरफेस प्लेट। अब ये सरफेस प्लेट कैसे हो जाएगा, तो उसको भी मैं आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। वैसे मैंने इसको ऑलरेडी वन लाइनर जो क्वेश्चन है हमारे उनमें क्लियर किया था। तो हमारा जो माइक्रोमीटर होता है ये मान लो कि हमारी क्या है, सरफेस प्लेट है। अब इसके ऊपर हमने क्या रखा, हमारा ये हमारा क्या है, माइक्रोमीटर रख दिया हमने। ठीक है, अब माइक्रोमीटर यहाँ से खुल के आएगा। अब ये क्या है, इसका ये बेस है, तो ये इसके ऊपर क्या है, टिका हुआ है। तो जब हम माइक्रोमीटर को पूरा खोलेंगे तो ये माइक्रोमीटर भी यहाँ तक आके टच हो जाएगा इसके सरफेस प्लेट के। जब ये इसके सरफेस प्लेट के पूरा टच हो जाए, बेस है वो ऊपर ना उठे, बेस भी सरफेस प्लेट के साथ में टच रहे, इतना खोलने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो हमारी डेटम जो लाइन बनी हुई है, क्या वो थिम्बल के जीरो के साथ में मैच खा रही है या नहीं खा रही है। अगर मैच आ रही है उसके साथ में, जीरो लाइन के साथ में डेटम लाइन मैच हो रही है, तो हमारा जीरो एरर है वो सही है, वरना इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव एरर होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एरर भी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एरर क्या होता है और नेगेटिव एरर क्या होता है। तो पॉजिटिव एरर हमारा क्या होता है, जब माइक्रोमीटर के थिम्बल का जीरो लाइन डेटम की बेस लाइन से पीछे रह जाता है तो वो होता है हमारा पॉजिटिव एरर। और बेस लाइन से थिम्बल का जीरो आगे निकल जाता है तो वो होता है हमारा नेगेटिव एरर। यानी बेस लाइन से आगे निकल गया तो नेगेटिव एरर, पीछे रह गया तो पॉजिटिव एरर इसमें होएगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर होता है तो उनको सही कैसे करते हैं, तो या तो इनको जो माइक्रोमीटर में जो नट दिया होता है वो उसको सेट करके एडजस्ट करके उसको सही करते हैं। अगर ज़ीरो एरर को हम सही नहीं कर पाते हैं तो जो हमारी कुल रीडिंग आती है साइज़ लेने के बाद, उसमें से पॉजिटिव एरर को घटा देते हैं और नेगेटिव एरर को उसमें जोड़ देते हैं, तो हमारी सही रीडिंग है वो निकल कर आ जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस प्लेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है कि आर्क वेल्डिंग के दौरान पार्ट को जोड़ते समय रूट गैप देने की क्या आवश्यकता होती है। रूट गैप देने की आवश्यकता क्या होती है। अब रूट गैप देने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये दो हमारे क्या हैं, पार्ट्स हैं, ये क्या है, पार्ट्स हैं। तो अब क्या है कि रूट गैप का मतलब क्या होता है कि इन पार्टों को अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर टच कर दूंगा तो ऊपर से वेल्डिंग करूँगा वो ऊपर ऊपर ही रह जाएगी, या तो फिर इसके एजेस को बनाएंगे हम, एजेस को क्या कर देंगे, बना देंगे, यहाँ से कटिंग करके इनको क्या कर देंगे, टेपर कर देंगे, या यू शेप में, वी शेप में, वाई शेप में अलग अलग इनको कटिंग करेंगे, या फिर क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रख देंगे, इन दोनों पार्ट्स के बीच में क्या रख देंगे हम, थोड़ा सा गैप रख देंगे, ताकि जो हमारा फिलर मेटल है वो पिघलने के बाद नीचे तक इसमें क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके, यानी कि इस जॉइंट में नीचे तक भर सके, नीचे तक जा सके। तो वही क्या होता है, हमारा रूट गैप होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अभी देखते हैं आंसर इसमें क्या दिया है। तो फर्स्ट हमारा स्पेटर को दूर करने के लिए, स्पेटर क्या होते हैं, जो छोटे छोटे दाने वगैरह से आते हैं। ठीक है, डिस्टोर्शन को कंट्रोल करने के लिए, डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है, जो इसमें खिंचाव वगैरह आ जाता है, बेंड हो जाती है सीटें, हमने देखा होगा नॉर्मली, आप देखते होंगे कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो सीट थोड़ी बहुत उठने लगती है। नेक्स्ट है इसमें पिघली धातु वो फ्री बहती है। तो इस ये धातु को फ्री बहाने का मतलब फीलर मेटल जो होता है वो पिघलने के बाद जो फ्रीली आगे आगे मूवमेंट करता है या बहने लगता है, तो उसका काम कौन करता है, तो वो फ्लक्स का कार्य होता है। ठीक है, लास्ट है इसमें पिघली धातु ज्वाइंट के बॉटम तक पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेट यानी बॉटम तक, यानी कि नीचे तक, जड़ तक उसकी चली जाती है। ठीक है, रूट क्या होता है, रूट जड़ होता है ना, रूट रूट क्या होता है, जड़ होता है। तो रूट गैप यानी कि जड़ तक का गैप रखा जाता है, ताकि पिघली धातु को ज्वाइंट तक के बॉटम तक क्या कर जाता है, पेनिट्रेट वहाँ पर कर जाता है, यानी कि ज्वाइंट है वो हमारा मजबूत बन जाता है गहराई तक जाकर। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है कि नीचे बने चित्र में अंकित ए पार्ट का क्या नाम है। तो यहाँ पर क्या है, ए से डिनोट किया हुआ है, इस पार्ट का नाम पूछा है, बिल्कुल ही आसान है। क्या ये फिक्स जा है, क्या मूवेबल जा है, क्या हैंडल है, या फिर हार्ड जा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ए से डिनोट कौन सा पार्ट है, तो ए से डिनोट है हमारा मूवेबल जा। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में। ये होता है इसका हैंडल, ये होता है स्पिंडल, मूवेबल जा, फिक्स जा प्लेट। ठीक है, इतना कुछ हो गया। इसके अंदर जो यहाँ पर जो लगा होता है वो बॉक्स नट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है, एक उसके बाद साथ में क्या लगी होती है, पिन लगी होती है, एक वॉशर वगैरह लगी हुई होती है। ठीक है, अगर बात करें वाइस के अंदर में स्क्वायर थ्रेड वो कटी हुई होती है। क्विक रिलीज बेंच वाइस की अगर मैं बात करूँ तो क्विक रिलीज बेंच वाइस में क्या होता है, क्विक रिलीज जो बेंच वाइस होती है उसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, एक लीवर लगा हुआ होता है। ठीक है, लीवर को दबाने से, और बॉक्स नट होता है वो क्या होता है, हाफ होता है, यानी कि आधा आधा शेप में बना हुआ होता है। ठीक है, दोनों तरफ में क्या होता है, आधा आधा शेप में बना हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे ही उस लीवर को दबाते हैं तो क्या होता है, ये जो दोनों टुकड़े हैं ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, और स्पिंडल वो हमारा फ्री हो जाता है। और उससे क्या होता है, जल्दी से जैसे ही हमारा हाफ नट फ्री होगा तो हम तुरंत उसको खींच लेंगे। क्विक, क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी कुछ करना। ठीक है, तो ये क्विक रिलीज बेंच वाइस होती है, इसका काम होता है जल्दी जॉब को लॉक करना या फिर जल्दी जॉब को फ्री करना, यानी कि बांधना और खोलना। क्विक रिलीज बेंच वाइस में पूछा जाता है कि कौन सी थ्रेड कटी हुई होती है। तो क्विक रिलीज जो हमारी बेंच वाइस होती है उसमें बटरेस थ्रेड कटी होती है, जिसको ट्रापोजोडियल थ्रेड यानी कि TR के नाम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जो बटरेस थ्रेड होती है ये स्क्वायर थ्रेड को मॉडिफाई करके बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि माइल्ड स्टील की चिपिंग करने के लिए चीजल का कटिंग एंगल होता है। माइल्ड स्टील की चिपिंग करनी है तो चीजल का कटिंग एंगल कितना रखेंगे,
तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो हम थ्योरेटिकल क्लियर कर रहे थे वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें वो क्लियर की है कि चीज़ल में कितने एंगल होते हैं, कौन सा एंगल कितना रखा जाता है। ठीक है, तो चीज़ल का कटिंग एंगल है वो सॉफ्ट मेटल के लिए कम रखा जाता है और हार्ड मेटल के लिए ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, सॉफ्ट मेटल के लिए कम इसलिए रखते हैं क्योंकि कटिंग एंगल मान लो हमने ज़्यादा रख दिया तो क्या हो जाएगा, जल्दी से धातु के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, क्योंकि मेटल हमारा सॉफ्ट है तो वहाँ पर गड्ढा बना देगा। और अगर हार्ड मेटल में ज़्यादा रखेंगे, इसलिए ज़्यादा रखेंगे क्योंकि अगर कम रखा तो वो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्लिप होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है माइल्ड स्टील के लिए, तो माइल्ड स्टील के लिए कितना रखेंगे, क्या 45 डिग्री रखते हैं, 50 डिग्री, 55 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो माइल्ड स्टील के लिए कितना रखा जाता है, तो माइल्ड स्टील के लिए हमारा जो रखा जाता है वो 55 डिग्री यहाँ पर रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 55 डिग्री, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माइल्ड स्टील की बात करें तो कम रखा जाएगा, नॉर्मली जो कार्य के लिए रखते हैं वो 60 डिग्री यहाँ पर रखा जाता है साधारण कार्यों के लिए। ठीक है, माइल्ड स्टील थोड़ा सॉफ्ट मेटल में आता है इसलिए इसका एंगल वो कम रखा जाता है। वहीं पर ओड सॉफ्ट मेटल की बात करेंगे तो वहाँ पर 45 डिग्री तक का एंगल हम वह रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान होता है। वन लाइनर क्वेश्चन में हमने क्लियर किया था थिम्बल स्केल डिवीजन, यानी कि थिम्बल पर जो स्केल बनी होती है उसके एक डिवीजन का मान क्या 1 मिलीमीटर होता है, क्या 0.5 मिलीमीटर होता है, क्या 0.02 मिलीमीटर होता है, या फिर 0.01 मिलीमीटर होता है। तो थिम्बल डिवीजन का एक भाग का मान कितना होता है, एक थिम्बल डिवीजन का मान पूछा गया है। तो एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है हमारा माइक्रोमीटर में, मीट्रिक माइक्रोमीटर में 0.01 मिलीमीटर होता है। ठीक है, यही क्या होता है हमारे मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है, यानी कि हम अल्पतमांक भी बोल सकते हैं, मिनिमम माप भी बोल सकते हैं कि मिनिमम माप वो 0.01 मिलीमीटर ली जाती है। ठीक है, आज की वीडियो का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, और कल से जो इनके नीचे जो ये आंसर दिए हुए ना इनको मैं हाइड करके लेकर आऊँगा। ठीक है, तो कल से ये आंसर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, इनको मैं हाइड कर दूंगा। आज मैंने सोचा था कि वन लाइनर क्वेश्चन ही चलने वाले हैं, लेकिन अचानक आगे से मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन आ गए तो ये आंसर है वो मैं हाइड करना भूल गया। ठीक है, तो कल से मैं इनको हाइड कर कर लेके आऊँगा। ठीक है डियर फ्रेंड, और आप भी अगर वीडियो को साथ साथ में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दिया करें, ताकि आपको भी पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.83% से कम कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील का नॉर्मल हार्डनिंग टेम्परेचर यहाँ पर पूछा गया है। अब क्या दिया हुआ है कि 0.83% से कम कार्बन वाली स्टील। अब देखो ये 0.83 है ना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 0.83 है ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये 0.83 है ना, ये क्या है कि 0.83% से कम होगा तो उसको हम हाइपोयूटेक्टाइड स्टील बोलते हैं। 0.83%, ओनली 0.83% जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं यूटेक्टाइड स्टील। क्या, यूटेक्टाइड स्टील। और 0.83% से अधिक जिसमें कार्बन होता है उसको बोला जाता है हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। क्या बोलते हैं, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। अब इनमें अंतर क्या होता है, तो जो 0.83 वाला जिस पर हम इतना प्रेशर दे रहे हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टील में अगर 0.83% कार्बन की प्रतिशत मात्रा है तो उसका अपर क्रिटिकल और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक ही होता है। क्या, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, एक ही होता है। यानी कि 0.83% वाले कार्बन स्टील को अगर हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो उसमें क्या बनता है, आस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर हमारा क्या बनता है, आस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनता है, और लोअर क्रिटिकल और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या होता है, 0.83% वाले कार्बन स्टील का एक ही होता है। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 0.83% से कम कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील का नॉर्मल हार्डनिंग टेम्परेचर पूछा गया। अब हम हार्ड क्या करते हैं, तो हार्ड करने के लिए हम ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर तक जाते हैं, उसके बाद में उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो 0.83% से कम कार्बन वाली स्टील है तो क्या उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे तक गर्म करेंगे, या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर तक गर्म करेंगे, या लोअर क्रिटिकल रेंज से नीचे तक गर्म करेंगे, या लोअर क्रिटिकल रेंज से ऊपर तक गर्म करेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड, लोअर क्रिटिकल रेंज से ऊपर नीचे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर तो उसमें ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, दो आंसर तो हमारी यहीं से अलग हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें कोई भी पार्ट है उसको हार्ड करना है तो उसको पहले क्या करेंगे, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर तक लेकर जाएंगे, उसके बाद उसको ठंडा करेंगे, क्विंच करेंगे, तब वहाँ पर क्या मार्टेनसाइट बनकर आएगा। और उसी पर डिपेंड करता है हमारा पार्ट की हार्डनेस, कि हम जल्दी ठंडा कर रहे हैं या धीरे ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, उसी पर डिपेंड करता है हमारी पार्ट की हार्डनेस। तो अपर क्रिटिकल रेंज से नीचे तक अगर हम गर्म करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ऑस्टेनाइट वो पूरी तरह से बन ही नहीं पाएगा, यानी आयरन और कार्बन का पूर्ण रूप से यहाँ पर मिश्रण हो ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि हमारा ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वो नहीं बन पाएगा। तो अपर क्रिटिकल रेंज से नीचे तक भी गर्म नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या बच गया, अपर क्रिटिकल रेंज से ऊपर तक इसको गर्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इसको क्या करेंगे, क्विंच करेंगे, यानी कि इसको ठंडा कर दिया जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर शाम 8 बजे आपको ऐसा ही कंटेंट वो देखने के लिए मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।